अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें जी थी, अफवाहें सरगर्म रहीं कि क्या खान साहब जो हैं वो गिरफ़्तार होंगे, नहीं होंगे, क्या उनका मुस्तकबिल होगा। सुबह आज बैंकिंग कोर्ट में जब उनके केस की हियरिंग थी, ये ममनुआ फंडिंग जो उनकी फ़ॉरेन फंडिंग थी उससे मुतल्लिक केस था और आप सब लोगों को पता है, बड़ी दफ़ा मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। आज किसी ने कमेंट में कहा था कि जिन चीज़ों को इतनी दफ़ा दोबारा ना बताया करें, हमें पता है चीज़ें। लेकिन मैं सिर्फ़ इसलिए बताती हूँ कि बहुत से लोग जो होते हैं उन्होंने पहला वीलॉग ना देखा हो तो ये वीलॉग देखे, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए ही सिर्फ़ चीज़ें जो है उनको रिपीट किया जाता है। तो ममनुआ फॉरेन फंडिंग के ऊपर इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी इमरान खान साहब की जो फॉरेन फंडिंग है वो साबित हुई है। अच्छा, फॉरेन फंडिंग में भी ये है कि आपका जो इलेक्शन एक्ट है और जो आपके पॉलिटिकल एक्ट है उसके मुताबिक ये होता है कि आपने कोई भी इंडिविजुअल या प्राइवेट पब्लिक जो भी आपकी मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, जो इंटरनेशनल कंपनियां जो फॉरेन है, उनके किसी भी इंडिविजुअल के साथ से ना आप शराकतदारी कर सकते हैं, ना उनसे कोई डोनेशन ले सकते हैं सियासी पार्टी के लिए। तो खान साहब के इन्होंने खुद जो लिस्टें इलेक्शन कमीशन में दी थी उनमें बहुत से गैर मुल्की थे। तो रुमिता शेट्टी का नाम उसके अंदर आया था, जो इंडियंस थी, फिर बहुत से दूसरे मुल्कों के भी नेशनल थे। फिर जो फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी आई थी कि आरिफ नकवी की जो कंपनी थी वुटन क्रिकेट लिमिटेड जो थी, उन्होंने शौकत खानम के लिए जो फंड रेजिंग की थी तो वो भी इमरान खान के उसमें आए थे अकाउंट में। फिर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक्ट करते हैं आर्टिकल के मुतालिक आर्टिकल्स हैं, उसके अंदर भी एक क्लॉज थी कि जो आपको जो भी फंडिंग आएगी उसका आपने सोर्स बताना है। तो खान साहब के जो अकाउंट्स थे उनमें लाखों रुपए की ऐसी ट्रांजैक्शन थी जिनके वो सोर्सेज नहीं बता सके थे। उनके जो मुलाजमीन थे उनके नाम के ऊपर भी अकाउंट्स थे जिनकी तनख्वाहें बहुत कम थी और उसमें लाखों की ट्रांजैक्शन हुई, कुछ अकाउंट इन्होंने छुपाए थे। तो जिस पे इलेक्शन कमीशन ने इनको मतलब कहा था कि ये फॉरेन फंडिंग है और उनके ऊपर शोकॉज नोटिस दिया कि फॉरेन फंडिंग क्यों ना इसको जब्त कर लिया जाए। और फिर आगे उन्होंने हुकूमत को कहा और फिर कोर्ट में भी उन्होंने केस जो था दाखिल किया गया झूठ बोलने के ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब मिस डिक्लेरेशन देते रहे थे और चीज़ें छुपाते रहे थे। तो वो केस चल रहा था। तो आज जो जस्टिस थी एक खातून, उन्होंने मीडिया को कवरेज से रोक दिया। बाद में उन्होंने इमरान खान ने जो इस्तिस्ना लेने के लिए जो दरख्वास्त दी थी कि मुझे इस्तिस्ना दिया जाए कि मैं आज पेशी पे ना आ सकूं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उन्होंने मांगी थी। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने ज़मानत जो थी उनकी मुस्तरद कर दी। तो फ़ौरन ही अभी उन्होंने फ़ैसला सुनाना था और उनके फ़ैसले से शायद इन्होंने कुछ प्रीएम्प्ट कर लिया हुआ था कि शायद वो इमरान खान की ज़मानत जो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इमरान खान के वकील फ़ौरन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ गए। 1 बजे के करीब बायोमेट्रिक्स भी नहीं करवाए और उनकी दरख्वास्त को एंटरटेन कर लिया गया। दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई और जो ज़मानत मुस्तरद की बैंकिंग कोर्ट ने, उसको उन्होंने कहा कि 22 फरवरी तक आप इसके ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो मामला 22 फरवरी तक डाल दिया। इमरान खान साहब को वहाँ से रियायत मिल गई। उसके साथ ही इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी एक मुकदमा चल रहा था इलेक्शन कमीशन के सामने, कोई हंगामा आराई का, फसाद का। उसके अंदर भी इन्होंने इस्तिस्ना मांगा कि जी इमरान खान साहब जो है वो पेश नहीं हो सकते। अच्छा, 4 महीने हो चुके हैं इमरान खान साहब की जो टांग पे गोली लगी, जो गोली भी नहीं लगे थे, फ्रैगमेंट्स छड़े जिसको कहते हैं वो लगे थे, क्योंकि गोली नहीं लगी हुई। ये शौकत खानम की भी रिपोर्ट है, पंजाब वालों की भी रिपोर्ट है और जीआईटी, इसी वजह से इमरान खान साहब जो थे ना वो अपनी जीआईटी की रिपोर्टों को मुस्तरद करे थे, बंदे चेंज करना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना था कि मेडिकली ये साबित अभी नहीं हुआ है कि जो इमरान खान साहब साबित मतलब हुआ है कि इमरान साहब को गोली नहीं लगी है। लेकिन इमरान खान साहब मीडिया के ऊपर आके और बार बार भाषण यही देते रहे कि जी गोली लगी है, गोली लगी है। बल्कि उस दिन फवाद चौधरी ने कहा जी 13 लोगों को हमारी गोलियां लगी, सैकड़ों लोग हमारे जेल में गए। तो इमरान खान साहब ने भी बताया था कि इमरान इस्माइल की कपड़ों के अंदर से 5 गोलियों निकली, तो मतलब 5 गोलियां निकली, कोई सुराख कपड़ों के अंदर हुआ नहीं। तो ये सारे मामला चल रहे थे। तो उन्होंने इसके ऊपर अभी तक इस्तीफ़ा मांगा हुआ है। तो आप मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, आप रोज़ लोगों के साथ मिल रहे हैं और आप यहाँ पे भी आ गए थे धरना लेके, लेकिन आप अदालत में पेश नहीं हो सकते। और ये बात है कि जेल भरो तहरीक भी स्टार्ट कर रहे हैं साथ ही, यानी आपने जेल भरो तहरीक स्टार्ट करनी है लेकिन आप ज़मानतों पे ज़मानतें ले रहे हैं। तो जी खान साहब ने उधर से उनकी ज़मानत मुस्तरद हुई तो इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जाके राहदारी ज़मानत के लिए
अपील जो थी वो दायर कर दी। अब उसके ऊपर जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि जी इमरान हाँ ये हिफाजती जो बेल होती है उसके लिए जो मुल्जिम होता है उसको खुद पेश होना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि जी हम रियायत देते हैं और इमरान खान साहब को कहते हैं कि वो 8 बजे तक आ जाए। इमरान खान साहब ने उधर नहीं आए और कौम से खिताब करने लग गए। अच्छा, जो कौम से वो खिताब कर रहे हैं तो बड़ी वैसे बात है कि वो बता रहे होंगे, इंसाफ का बताते हैं, अदल का बताते हैं, कानून का बताते हैं, लेकिन अमीर के लिए और इंसाफ, गरीब के लिए और इंसाफ, तो खान साहब कितनी लोगों की जो दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, और आपकी बायोमेट्रिक भी नहीं होते और आपकी दरखास्त एंटरटेन हो जाती है। रातों रात आपकी बेल के लिए हाई कोर्ट खुलती है, किसके लिए खुलती है? हमने आपके ज़माने में तो किसी के लिए नहीं खुलते थे कि साल साल, डेढ़ साल, 6-6 महीने सब जो थे ना वो जेलों में गए और उनकी ज़मानतों की दरखास्तें जो होती थी वो एक बेंच बनता, दूसरा बेंच बनता, तीसरा टूट जाता था, इस तरह मतलब सारी जो चीज़ें थी वो हो रही थी। आपको तो फ़ौरन इंसाफ मिलता है। बहरहाल जी वो उन्होंने कहा कि जी 8 बजे तक कोई आ जाए। हाँ साहब कौन से खिताब करने लगे, उस खिताब के अंदर जी फिर वही उन्होंने वही बातें दोहराई कि जनरल बाजवा जो थे वो मेरी टेप थी वो फ़ोन रिकॉर्ड करते थे, जबकि यही खान साहब अपने इंटरव्यूज के अंदर कह चुके हुए थे जब वो वज़ीर आज़म थे कि मुझे पता है कि ISI मेरे फ़ोन टेप रिकॉर्ड करती है और मुझे इससे कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं एक ईमानदार बंदा हूँ। अगर मैं होगा करप्ट होऊंगा तो मुझे तब डर लगेगा, तो मुझे कोई मसला नहीं। उस वक्त खान साहब को कोई मसले नहीं थे, उस वक्त खान साहब एक पेज पे भी थे। आज खान साहब कहते मैं तो एक प्यादा हूँ। अच्छा, उसके ऊपर मुझे ना अब्बास ताबिश साहब का एक शेर याद आ गया, मैं इसका भी आपको वाकया सुनाती हूँ। ये बड़ा दिलचस्प वाकया है कि पिछले साल दिसंबर के अंदर ये जो इस्लामाबाद का एक 5 स्टार होटल है उसके उन्होंने अपनी जो तकरीबात मुनक्किद करवा रहे थे, कोई उनकी सालगिरह थी होटल की, तो उसमें एक मुशायरा भी किया गया, आल पाकिस्तान मुशायरा, जिसमें पाकिस्तान के सारे नामवर शुरा कराम जो थे उसको बुलाया गया हुआ था। तो अब्बास ताबिश साहब ने वहाँ पे अपना ये शेर पढ़ा कि सितम तो ये है कि पुतली बिठाकर मसनद पर कहा गया कि यही फैसला आवाम का है। अच्छा, उस वक्त जैसे उन्होंने ये शेर पढ़ा तो सदर आरिफ अलवी की फैमिली के साथ एंट्री हुई, वो मेहमान खुसूसी थे उस तकरीब के, तो लोगों ने शोर डालना शुरू कर दिया, मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। जाहिर है उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उन्होंने शेर भी उन्हीं के लिए पढ़ा था। तो जब वो आरिफ अलवी साहब आए तो लोगों ने शोर डाल दिया कि मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। तो अब्बास ताबिश साहब ने कहा कि नहीं, मैं कोई और शेर पढ़ देता हूँ आपको, क्योंकि नजर आ गया सदर ममलिकत जो भी प्रोटोकॉल तो होता है ना, उन्होंने नहीं वो पढ़ा। लेकिन बाद में जब वो उनको शील्ड दे रहे थे सदर ममलिकत तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि आपने कोई सियासी शेर पढ़ा था, क्योंकि लोगों ने जिस तरह से रिस्पॉन्स, और मैं लोगों का इतना वो क्या उसको कहते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स था इसके ऊपर कि वहीं से नज़र आ रहा था कि लोगों को उस दौर में भी पता था कि खान साहब पुतली हैं। अब तो खान साहब खुद मान रहे हैं ना, उन्होंने खुद कह रहे हैं कि वो सुपर किंग था है, उसके पास सारे इख्तियारात थे, मेरे पास कोई इख्तियारात नहीं। तो वो उनका जो शेर था वो उन्होंने उस वक्त वो कहा था, और आज मुझे वो करते हुए ये वाक़या और वो शेर याद आ गया जब खान साहब की तकरीर सुन। तो खान साहब ने एक आज बड़ा अच्छा जी धमाका किया, बड़ा मज़ेदार मुझे समझ नहीं आती कि खान साहब किस हालत में होते हैं, और इतनी लोग उनको कहते बड़े इंटेलेक्चुअल। मुझे एक आंटी कहती जी खान साहब इंटेलेक्चुअल हैं, वो हर टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं, और जिस तरह की वो बातें करते हैं तो जाहिर है वो कर सकते हैं, क्योंकि वो कर रहे हैं, उनको पता है कि मेरे सुनने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कौन सा जाके चेक करना कि मैंने तारीख के साथ क्या किया, इकॉनमी के साथ क्या किया, तो आज उन्होंने देख के पढ़े हैं। पहले भी एक दो पता उन्होंने 11,000 6,100 वो जो उन्होंने एक फिगर बताने की कोशिश की थी औसत आमदनी की। बहरहाल जी वो 5 डिजिट उनसे पढ़ेंगे। तो आज उन्होंने कहा कि मेरे दौर में 365 अरब रुपए का 1 केजी घी था, आज 600 अरब रुपए का 1 केजी घी मिल रहा है। तो मैंने कहा मैं तो अरबपति हो गई, क्योंकि 1 केजी से ज़्यादा तो घी हर एक घर में आता, तो आज सारा पाकिस्तान जो है वो अरबपति हो गया, क्योंकि 600 अरब रुपए का 1 केजी घी जो है वो ख़रीद रहा है। तो जी वो खिताब करने लग गए। उधर से जज साहब ने कहा हाजिर हों, वो नहीं हुए। फिर उसके बाद समाअत हुई, उन्होंने कहा एम्बुलेंस पे लेके आए, स्ट्रेचर पे लेके आए, लेकिन उनको लेके आए और उन्होंने कहा अगर आप सुबह की ज़मानत देते हैं तो हम सुबह तक मुलतवी कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप सुबह की हमें ज़मानत दे दें। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप उनको हाजिर करने की ज़मानत देते हैं तो हम सुबह तक मुलतवी करते हैं। उन्होंने कहा वीडियो लिंक पे कर लें, उनका वीडियो लिंक पे भी नहीं होगा, उनको खुद हाजिर होना पड़ेगा। तो फिर हमें कुछ मामला तय पाए थे, अब देखते हैं कि सुबह खान साहब आते हैं नहीं आते, लेकिन सुबह तक मुलतवी हो गई है। और अगर आज रात गिरफ्तार कर लिया जाता है तो खान साहब को ज़मानत नहीं मिली तो वो जेल जाने के इम्कानात उनके भी हैं।
اور लेकिन मुश्किल है उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वो लोग आज रात पैनिक बहुत होंगे, फिर लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, फिर लोगों को कहा जाएगा ज़मान पार्क आ जाएं और ज़मान पार्क में इकट्ठे हो जाएं, और लोग उनकी कॉल पे उन्होंने औरतें ले आते हैं, बच्चे ले आते हैं, और ये बड़े अरसे से हो रहा है, शेर आया बनी गाला पहुंच जाए। और मैं समझ नहीं आ रही, आपने जब जेल भरो तहरीक स्टार्ट करनी तो आपको सबसे पहले अपनी ज़मानतें कैंसिल करवानी चाहिए, अपनी ज़मानतें कैंसिल करवाएं और उसके बाद आप जेलों में जाना शुरू करें। देखिए उसके पीछे आपके पीछे फिर आपकी आवाम भी आएगी। लेकिन आप खुद ज़मानतों के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत, तीसरी अदालत भागते फिर रहे हैं, तो फिर आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? फिर आपके पीछे लग के कौन जेलों में जाएगा? 100 बंदा चला जाएगा, 200 चला जाएगा, 1000 चला जाएगा, इससे आगे कोई भी नहीं जाएगा। कोई भी अपने बीवी बच्चों की ज़िंदगी रिस्क में डाल के नहीं जाएगा। पीछे उनको खिलाना पिलाना किसने? और ये जो एलीट क्लास की आंटियाँ जिनसे आप हलफ ले रहे थे, ये जेल में 2 दिन भी नहीं काट सकती हैं। हर इंसान जो है ना अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल सकता है। लीडरशिप क्वालिटी होती है जिसके लिए जेल जाना चाहिए। आप लीडर ओके जेल नहीं जा रहे तो आप उन लोगों से क्या एक्सपेक्ट करें? कोई जेल चले जाएंगे, और आपका जो बंदा भी जेल से निकला है 2-2 3-3 दिन के बाद, उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो देखते हैं जी कल जमानत के केस के ऊपर क्या होता है, सुबह अदालत क्या फैसला करती है। हाँ साहब अभी तक लाडले हैं, रियायतें उनको मिल रही हैं, लेकिन ये रियायतें कितनी देर चलेंगी ये भी अब हमें देखना होगा, क्योंकि केसेस तो बन रहे हैं। और सुना है जी नैब ने वसीम अकरम प्लस बुजदार को भी कहा कि हाजिर हो जनाब, अब हाजिर होना पड़ेगा और नैब के केसेस स्टार्ट। और उधर से है अगर जस्टिस इजाज़ुल हसन बंदयाल जो नैब तरमीमों को ख़त्म करते हैं, तो इतना याद रखें इन तरमीम को ख़त्म करने का सबसे ज़्यादा नुकसान उनके लाडले को होगा, क्योंकि आप फिर नैब कानून के तहत पकड़ सकते हैं किसी को और जितनी भी देर चाहे रख सकते हैं। तो पहले तरमीमें थी ना कि इतना आप अरसा, इन्होंने अब ये की थी कि आप इतना अरसा रख सकते हैं, केस बना के आपने गिरफ्तार करना, तो आपका लाडला जो है ना और उसकी पार्टी सारी है वो फिर जेल के अंदर चली जाएंगी। तो बंदयाल साहब सोच समझ के फैसला कीजिएगा। आजकल इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करें कि जी बंदयाल साहब जो हैं वो नैब तरमीमें ख़त्म कर देंगे तो जो उनके लाडले को नुकसान पहुंचेगा तो फिर वो उसके अजाले के लिए क्या करेंगे? ज़रा आप लोग भी तो हमें बताएं ना। तो फिर मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।